हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसका परिचय करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी पॉइंट्स हैं, सभी आप इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति क्यों है, कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे सभी पॉइंट्स। और निर्देशांक ज्यामिति आने वाले क्लासेस में भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो आपकी रखी जाएगी और फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो इस चैप्टर में आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर इसके क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, ऑफकोर्स हमारे पास पिछले क्लासेस में भी थी और फर्स्ट चैप्टर में भी थी। संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पे एक रेखा होती है और इसमें बिंदु होते हैं और आपको पता है जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से इसमें नंबर होते हैं। ये बिल्कुल सीधी रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 कहाँ पर है, आप आराम से बता सकते हो 3 यहाँ पर है। 1 कहाँ पर है, आप आराम से बता सकते हो 1 कहाँ पर है। ओके, अगर मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल लूँ, ये एक सड़क है, एक रोड है और इस पर शॉप्स हैं, शॉप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, शॉप नंबर 8 से ये सामान लेके आ जाओ, आप आराम से जाओगे, शॉप नंबर 8 में सामान लेके आ जाओगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, आपको नहीं होगी ना मुश्किल। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पे है। 8 नंबर कहाँ पे है आपको पता है। तो जैसे संख्या रेखा एक सीधी रेखा में होती है, ऐसे ही एक सड़क पे जैसे ये नंबर्स हैं, तो आप आराम से पता कर सकते हो, लोकेशन पता कर सकते हो, इनका जो स्थान निर्धारण है कि कौन सा किस जगह पे है, आपको पता है। आपको पता है कि शॉप नंबर 4 कहाँ पे है, आपको पता है शॉप नंबर 6 कहाँ पे है। आराम से आप पता कर सकते हैं, है ना। और आपको केवल क्या चाहिए, आपको एक संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, आपको एक ही संख्या। मैं बस बोलूँगा कि 5 नंबर पे जाना है, आप आराम से चले जाओगे। मैं कहूँगा 2 नंबर पे जाना है, आप आराम से चले जाओगे, है ना। 2 नंबर शॉप की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं सीन थोड़ा चेंज करूँ, मान लो कि ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में ये गलियां हैं, ये स्ट्रीट्स हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। ये गलियां हैं और ये रेड कलर में गलियों में मकान बने हुए हैं। अब मैं आपको, अगर मुझे आपको इस वाले मकान में भेजना हो तो क्या जानकारी चाहिए, आप समझ रहे हैं। मुझे अगर आपको इस वाले मकान में भेजना हो तो क्या जानकारी होनी चाहिए इस मकान में जाने के लिए। तो यहां पर गली के नंबर होने चाहिए और साथ में मकानों के भी नंबर होने चाहिए। अब जाके आप इसमें पहुंच सकते हैं। और यहां पर एक नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर मैंने आपसे ये कहा कि जाओ 5 नंबर में चले जाओ, आप उस घर में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको यहां पर 2 जानकारियां चाहिए। एक तो चाहिए कि गली का नंबर क्या है और दूसरा उसमें जो मकान है उसका नंबर क्या है। 2 नंबर चाहिए। तो अब अगर मुझे इसमें आपको भेजना है तो मैं कहूँगा कि गली नंबर 5 में जाओ, मकान नंबर 2 में जाओ। गली नंबर 5 के मकान नंबर 2 में। तो अब आप आराम से चले जाओगे। तो यहाँ पे आपको 2 संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपने पीछे देखा, यहाँ पे आपको एक संख्या की ज़रूरत थी। अगर मैं आपको सीधे कहता कि आप शॉप नंबर, जो दुकान संख्या है, 5 में जाओ, आप आराम से पहुँच जाते। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर आपको इस घर में भेजना है तो फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि गली नंबर 5 और मकान नंबर 2 में जाओ। तो यहाँ पर हमें 2 संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, 2 जानकारी की ज़रूरत पड़ी, 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। यहीं पे काम आता है निर्देशांक ज्यामिति। ओके, अब एक सीन लेते हैं। मान लो कि सुबह का दृश्य है प्रार्थना का। किसी स्कूल में प्रार्थना हो रही है और किसी क्लास में एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अमित शर्मा। उसकी पोजीशन हमें बतानी है कि वो कहां पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि अमित शर्मा यहां पर है, तो कैसे करके आप बताओगे उसकी पोजीशन, आप कैसे बताएंगे। तो आपको यहां पर पंक्ति की संख्या, या तो क्लास का नंबर हो या पंक्ति की संख्या बतानी पड़ेगी, और फिर कौन सी जगह पे, कौन से नंबर पे वो खड़ा है वो भी बताना पड़ेगा कि शुरू से इतने नंबर का स्टूडेंट है वो। तो यहां पर हमें 2 जानकारियों की आवश्यकता पड़ी, एक क्लास की संख्या या पंक्ति की संख्या, और दूसरी जो उसकी पोजीशन है
उसकी संख्या। तो यहां पर दो संख्या, दो जानकारियों की, दो इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें पड़ी। यही होता है निर्देशांक ज्यामिति में भी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक कुछ निशान बनाना है। मान लो ये टेबल है, कुछ भी है, मुझे यहाँ पे एक निशान बनाना है इस जगह पे। ये निशान मारने वाले को या जो भी मार्क करेगा उसको मैं क्या गाइडेंस दूंगा कि कहाँ पे होना चाहिए ये निशान। तो आप बताओगे कि एक काम करो, मान लो कि एक एक फीट की डिस्टेंस है, ठीक है, 1 फुट की डिस्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि भाई जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं, बायां दायां ऊपर नीचे। तो बाएं से, लेफ्ट से 1 2 3 4 फीट पे। अगर मैंने केवल इतना बोला कि लेफ्ट से 4 फीट पे होना चाहिए, तो लेफ्ट से 4 फीट पे तो ये भी है, यहाँ पे भी है, कहीं भी ये पूरी लाइन ही लेफ्ट से 4 फीट पे। तो उसके साथ में मुझे बताना पड़ेगा कि टॉप से कितना है। तो टॉप से फिर, या टॉप या बॉटम से बता दो कि बॉटम से नीचे से 1 फीट पे है। तो यहाँ से ये 4 फीट पे हो गया ये निशान, और नीचे से ये निशान 1 फीट पे हो गया, 1 फुट पे, ठीक है। ध्यान रखना, जब 1 होता है तो उसको बोलते हैं फुट, और जब 1 से ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं फीट। 4 फीट 1 फुट, ओके। ऐसे ही अगर मैं आपसे ही पूछूं कि एक जगह पे निशान मारना है, या एक मान लो कि टेबल है उस पर कील मारनी है, और मुझे एक पर्टिकुलर जगह बतानी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई वो लेफ्ट से होना चाहिए 2 की दूरी पे, और टॉप से होना चाहिए 1 की दूरी पे, अगर मैं आपको इतनी जानकारी दूं, क्या आप उस जगह पे पहुंच सकते हो? क्या आप ये पिन पॉइंट कर सकते हो कि कौन सी जगह होगी जो बाएं से 2 फीट की दूरी पर है बट ऊपर से 1 फुट की दूरी पर है? तो फिर क्या करेंगे हम? देखो, लेफ्ट से 1 फीट ये है, 2 फीट ये है, तो 2 फीट की दूरी यहां कहीं है, लेकिन टॉप से 1 फुट होना चाहिए, तो टॉप से 1 फुट यहां पर आ रहा है। तो अब ये जो बिंदु है, अगर आप ये बिंदु देखें, तो अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो 2 की दूरी पर है, 2 फीट है या 2 इंच जो भी है, और ऊपर से देखूं तो 1 की दूरी पर है। समझ गए? तो मैंने, अगर मैं आपको इतनी जानकारी देता तो आप इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। आपको इसलिए 2 जानकारियां चाहिए थी, तो आप बिल्कुल वहां पे पहुंच गए। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी तल पर, तल ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। किसी भी तल पे अगर आपको, अब देखो, आप कहोगे कि ये क्या बात है तल। देखो, एक होती है रेखा और एक होता है तल। रेखा और तल। रेखा होती है जो एक दिशा में होती है, एक ही इसमें विमा होती है, मतलब एक एक ही विमा का मतलब है केवल लंबाई लंबाई ही है उसमें। तो आप आराम से उस पर बता जा सकते हो कौन सी जगह पर जाना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सड़क है और सड़क पे दुकानें हैं। लेकिन जो तल होता है, तल यानी प्लेन, वो पूरा प्लेन ये है, पूरा तल। जैसे पूरी कॉलोनी है, मोहल्ला है, इस तरह से अगर आपको जाना है तो ये पूरा तल हो गया। ये जो आपको ये शीट दिख रही है, ये प्लेन दिख रहा है, ये पूरा एक तल है। एक बिल्कुल एक लाइन पे ये रेखा है, लेकिन ये तल है। तो तल में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो इसलिए हमें रेखा में तो केवल एक जानकारी से काम चल जाता है, एक संख्या से काम चल जाता है, लेकिन तल पे बताने के लिए हमें 2 जानकारियां चाहिए होती हैं। 2 जानकारियां, मान लो एक ए एक कुछ भी 2 जानकारियां, ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि ये 2 है, 1 है, इस तरह से। तो तल पे अगर हमने कोई स्थान का निर्धारण करना है, किस चीज का स्थान निर्धारण, किसी जगह का निर्धारण करना है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, बताओ भाई। तो रेखा पे तो एक एक जानकारी, एक संख्या से काम चल जाता है। तल के लिए हमें 2 जानकारियां चाहिए होती हैं, 2 संख्याएं चाहिए होती हैं, ठीक है कि और वो भी अलग अलग दिशा में। ये नहीं कि आप ये बोलो कि भाई लेफ्ट से इधर, राइट से उधर, नहीं, अलग अलग, अलग अलग उसमें, यानी एक ऐसे में जानकारी होनी चाहिए और दूसरी ऐसे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि तुम लेफ्ट से तो इतना पे आ जाओ और राइट से इतने पे आ जाओ, तो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए बाएं से इधर जाओ लेकिन ऊपर से इधर जाओ, तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो
अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों किसी तल के लिए, ध्यान रखना तल क्या होता है, बिल्कुल प्लेन जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे आपका फर्श वो तल है, जैसे जो टेबल है वो तल है, जैसे जो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है वो तल है। तो ये तल ये प्लेन होते हैं, जैसे मैदान है वो भी एक पूरा तल है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्लेन हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। तो इस प्लेन में स्थान निर्धारण के लिए हमें दो जानकारियों की ज़रूरत होती है, और ये दोनों जानकारियाँ अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। एक अगर ऐसे में हो बाएं और दाएं में, तो दूसरी जानकारी ऊपर नीचे में होनी चाहिए, तब जाके हम स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। और ये सब मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया है। ओके, अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा परिपक्व हो चुके हो इस चैप्टर की और चीज़ें आगे समझने के लिए। यहाँ पे अब आगे बढ़ने से पहले मैं यह उल्लेख जिक्र करना चाहूँगा एक फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने दकार्ते का। तो ऐसा कहा जाता है कि वो उनको बिस्तर में पड़े रहना पसंद हुआ करता था। उसका कारण ये है कि ऐसा कहते हैं कि उनको ये लगता था कि हम पड़े पड़े भी हम चिंतन कर सकते हैं, चीज़ें सोच सकते हैं। और कहते हैं कि ऐसा करते करते उन्होंने तल पर, किसी तल पर बिंदु की स्थिति हम कैसे निर्धारित करें इसके बारे में उन्होंने सोचा। तो उनके ही नाम पर जो आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे उन्हीं के नाम पर हैं। तो आपने कभी कार्तीय तल सुना है कि कार्तीय तल क्या होता है? जो पूरा कार्तीय पद्धति है, कार्तीय पद्धति है कि जैसे आपने देखा होगा इस तरह से कि ये सब है, ये तल है, फिर यहाँ पे हम बिंदुओं को दर्शाते हैं। ये सारा जो आप आगे सीखेंगे इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। और कार्तीय पद्धति इन्हीं के नाम से आई है, देख रहे हो दकार्ते, तो यहीं से बनी है कार्तीय पद्धति, इन्हीं महान गणितज्ञ के नाम से ये बनी है कार्तीय पद्धति। तो उन्होंने किसी बिंदु को कैसे हम तल पर निर्धारित करते हैं इसके बारे में उन्होंने ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बनाया। तो अब क्या है, देखो बात को समझिए। तो अब मैं आपको पूरा कार्तीय पद्धति बताने जा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसे ही आपने संख्या पद्धति तो पढ़ी है ना। संख्या पद्धति में क्या होता था कि एक रेखा होती है और रेखा में फिर ये एक मूल बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु होता है मूल बिंदु, और है ना, और यहाँ से दाईं तरफ आप जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं होती हैं, बाईं तरफ जब आप जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यह आपने देखा होगा संख्या रेखा में, संख्या रेखा। और इस पूरी चीज का नाम क्या है जो हम ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसका नाम है संख्या पद्धति। इस नाम से पूरा आपका चैप्टर भी है, पहला चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति है। तो उसमें वही है संख्या पद्धति में कि एक संख्या रेखा है, यहाँ पर हम बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं, ये √2 कहाँ पे, √3 कहाँ पे आएगा, सब इसी रेखा का खेल है, संख्या रेखा का। यही बात जब हम तल के लिए करते हैं तो इस तल का नाम हो जाता है कार्तीय तल। कार्तीय तल। तो जब आपने देखा होगा इस तरह से हम बनाते हैं, यहां पर ये बिंदु जो है ये मूल बिंदु है, इसमें दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, यहां पे एक्स डैश लगा देते हैं। ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो ये अक्ष होते हैं, और जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये पूरा का पूरा जो तल है इसे हम कहते हैं कार्तीय तल। तो जैसे हम कहते हैं ना कि संख्या रेखा पर इस संख्या को दर्शाइए, तो हम ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि कार्तीय तल पर इस बिंदु को दर्शाइए। यहां पे जो पूरी पढ़ाई लिखाई है इसका नाम संख्या पद्धति है।
और यहीं पे जो पूरी इसकी पढ़ाई लिखाई है कि बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, कैसे ये सब कुछ है, उसका नाम है कार्तीय पद्धति। समझ आ गया? अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाता हूं। अब यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनको नंबर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है तो यहाँ पे नंबर धनात्मक में आते हैं। ये देखो मूल बिंदु है, ये 0 है, तो ये 0 एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी है। तो 0 से इधर धन में संख्या जाएंगी, 1 2 3 4, इस तरह से 0 से इधर ऋण में जाएंगी, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ से ऊपर तो प्लस में जाएंगी, 1 ये 2 है, ये 3 ये 4, ये प्लस में है, और नीचे जाएंगी वो माइनस में जाएंगी, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे कोई बिंदु, ये बिंदु है जैसे, इस बिंदु की मुझे स्थिति बताओ, ये बिंदु है, मान लो कोई घर यहां पर है और मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इसकी लोकेशन बताओ, मुझे यहां पर जाना है, तो कैसे बताओगे? तो आप ये कहोगे कि ये जो है, अब देखो ये कहाँ पे पड़ रहा है, एक्स अक्ष के लिए कहाँ पर है ये, तो ये एक्स अक्ष के लिए है 2 पे, देख रहे हो ना, ये जो बिंदु यहां पर है एक्स अक्ष के लिए 2 पर है, और वाई अक्ष के हिसाब से देखें तो 3 पर है। ऐसे तो होगा, तो आप बोलोगे कि भाई एक्स अक्ष के लिए तो 2 पर जाओ और वाई अक्ष के लिए 3 पर जाओ, तो 2 और 3 का यहां पर कॉम्बिनेशन होगा, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो हम ये कहेंगे कि इस बिंदु के निर्देशांक हैं 2 3। क्या कहा मैंने? इस बिंदु के निर्देशांक। तो यहां पर जो पहले लिखा जाता है वो होता है एक्स के लिए एक्स अक्ष, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है वाई अक्ष। मतलब ये वाई अक्ष के लिए है, बोलते इसको हैं, एक्स वाले को कहते हैं एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम है भुज। जो ये है बाद वाली संख्या, इसको हम कहते हैं वाई निर्देशांक। और इसका दूसरा नाम है कोटि। तो जो 2 3 है उसका जो भुज है वो 2 है, कोटि 3 है। एक्स निर्देशांक जो है वो 2 है और वाई निर्देशांक 3 है। ठीक है ना? इस तरह से हम इसे कहेंगे। अब ऐसे ही यहां पर कोई बिंदु है, इसके बारे में आप बताओ। तो अगर मैं x के लिए देखूं तो x अक्ष ये है, बताओ इसके x अक्ष में किस नंबर की, किस संख्या की सीध में आ रहा है? तो आप कहोगे कि भाई x के लिए तो ये यहां पर आ रहा है, ये -3 पे आ रहा है, y के लिए यहां पर जा रहा है। तो इस संख्या का, ये बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम होगा -3 1। ये x बता रहा है, ये y बता रहा है। x निर्देशांक, y निर्देशांक, भुज कोटि। ठीक है? और अगर मैं कहूं कि ये बिंदु, मान लो कि ये बिंदु है P, तो मुझे क्या कहना होगा? बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक हैं -3, 1। अब ये वाला बिंदु लेते हैं, मान लो कि यहां पर कोई बिंदु है। आप सोचो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ध्यान रखना, पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए। इस बिंदु को मैं q ले रहा हूं। तो अब x, अगर मुझे ये बताना कि यहाँ पे x कितना है, तो मुझे x देखना पड़ेगा कि x कौन से नंबर की सीध पे आ रहा है। ये तो ये 3 नंबर की सीध पे आ रहा है, तो x तो 3 हो गया। और ध्यान रखना, पहले x लिखना है हमने। y जो है, y में किस नंबर की सीध पे आ रहा है? ये आ रहा है इसकी सीध पे, तो ये हो गया क्या? -3। तो बिंदु Q जो है, इसका भुज है 3, कोटि है -3, x निर्देशांक है 3, y निर्देशांक है -3। समझ गए आप? तो यहां पर मैंने अभी तक आपने क्या समझा कि x निर्देशांक, y निर्देशांक क्या होते हैं, भुज कोटि हम किसे कहते हैं, मूल बिंदु क्या है,
और किसी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, कार्तीय तल क्या है, कार्तीय पद्धति क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास ये कार्तीय तल है और ये बिंदु हैं, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। हमने इन बिंदुओं को इस कार्तीय तल पर निर्देशित करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, कौन सा बिंदु कहाँ पर है। तो ए से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए है 2 - 3 2। तो ध्यान रखना पहले वाला एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाई होता है। तो एक्स में 2 देखना है आपने, जो कि ये है। वाई में -3 देखना है, वाई में -3 यहाँ पर है। तो 2 और -3 का कॉम्बिनेशन कहाँ पर बन रहा है, 2 ये है। देखो 2 की पूरी लाइन ये जा रही है, -3 की पूरी, 2 की पूरी लाइन ये है, -3 की पूरी लाइन ये है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये बिंदु है ए बिंदु। ओके, मैं केवल ए लिख रहा हूँ, मैं 2 - 3 नहीं लिख रहा हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं ये 2 है और ये -3 है। ठीक, अच्छा b है -1 2 b। अब देखो x -1 यहाँ पर है, तो यानी इस पे ध्यान रखना, और y2 ये है। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है ना, तो ये b हो गया। ओके, चलो मैं इतना ही, वैसे आप, चलो मैं ये लिख देता हूँ, लेकिन केवल मैं b के साथ बिंदु बनाता तो भी आप समझ जाते। ठीक है, c -4 -3, x -4 ये है, y -3 ये है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पर आएगा, ये है, नहीं ये सॉरी, ये है c -4 -3। यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो साथ में कि ये है 2 -3 और ये है जो भी बिंदु है यहाँ पर है। ठीक है, -1 2, लेकिन मैं फ़िलहाल ये हटा देता हूँ। ठीक है, d है 3 4, तो 3x 3 है, y 4 है, तो इनका कॉम्बिनेशन 3 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है ये। तो ये है अपना पॉइंट डी। ई पॉइंट कहाँ पर है, 0 4। ओके, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी तो आपको समझ आ गया होगा। जब 0 आए तो क्या करें, तो 0 4 ये 0, इसमें 0, सब में इनमें 0 है। तो ध्यान रखना, अब ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर कभी आपको x अक्ष 0 मिले, x निर्देशांक 0 मिले, तो समझ जाना कि वो बिंदु y अक्ष पर है। और अगर किसी का y निर्देशांक 0 मिले, तो समझ जाना कि वो बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है, अगर x निर्देशांक 0 मिले तो समझ जाना वो y अक्ष पर है, और अगर y निर्देशांक 0 मिले तो समझ जाना x अक्ष पर है। इसमें देखो ये है x और ये है y। 0 क्या है, x निर्देशांक 0 है, यानी ये बिंदु यहां पर होगा y अक्ष पर। इस पूरी लाइन पर x 0 होता है, और इस पूरी लाइन पर ये है, इस पे y 0 होता है। तो ये बिंदु जो ई बिंदु है वो कहाँ पे आएगा, तो 0, तो x वाला 0 है, x निर्देशांक 0 है, यानी ये y अक्ष पर होगा, और y कितना है, 4 है। तो ये है हमारा बिंदु ई। आप चाहो तो लिख दो या नहीं लिखो, बात एक ही है। अब है f। अब इसमें देखो x -2 पर y निर्देशांक 0 है, तो जब y 0 हो तो समझ जाने कि वो x अक्ष पर है, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है। तो y 0 है, ठीक है, और x कितना है, -2 है, तो यानी ये बिंदु है f। अब ये 4 0, अब फिर y 0 है, यानी ये बिंदु फिर x अक्ष पर होगा, कितना x कितना है, 4 है, तो ये है g। h 0 -4, अब x निर्देशांक इसका 0 है, यानी ये y अक्ष पर होगा, और y पे कितना, -4, तो ये बिंदु है h। समझ गए आप। तो यहां से अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया कैसे इनको निरूपित करते हैं, कैसे कार्तीय तल पर बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। समझ गए आप। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई बिंदु दिया है
और ये पूछा है कि ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूर है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा y निर्देशांक, यानी b। और अगर ये पूछा जाए कि ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूर पर है, तो इसका उत्तर होगा x निर्देशांक, यानी a। अब बात को समझो। ओके, अब यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आ सकता है कि कोई बिंदु है 4, 3, इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा होगा, अगर इसकी x अक्ष से दूरी पूछिए तो जो y निर्देशांक है वो इसका आंसर होगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये पहली बात तो ये बिंदु कहां पर है, 4, 3। तो देखो x 4 है, y 3 है, x 4 है और y 3 है, बिंदु यहां पर आ गया, समझे ना। तो ये बिंदु A है और इसके निर्देशांक हैं 4, 3, x 4 y 3। लेकिन अगर आप ये देखो कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है, तो दूरी तो हम ऐसे देखेंगे ना, x अक्ष तो ये है, y अक्ष है ये, तो यहां से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो दूरी हम यहां से देखेंगे, और दूरी देखो कितनी है, 1 2 3। तो आए ना ये। इसी प्रकार से अगर मैं ये आपसे कहूं कि यही बिंदु है, इसकी y अक्ष दूरी क्या है, तो ये 4 होगी। x अक्ष से दूरी 3 है, y अक्ष से 4 है, ध्यान रखना। तो अगर कोई बिंदु है उसके आपने बताने कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो आप देखो y कितना है, और यहीं पे अगर आप बोलो कि इसकी y अक्ष से दूरी क्या है, तो आंसर होगा x निर्देशांक। और साफ दिख रहा है ये बिंदु है, इसकी y से दूरी कितनी है, 4 है ना। अच्छा, अब ये बिंदु है, इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है, यानी आंसर है 2। ओके, यहां पर देखो इसकी y अक्ष से दूरी क्या है। अब यहां पर आंसर होना चाहिए x निर्देशांक, बिल्कुल। तो वैसे तो -2 आएगा, लेकिन दूरी जो है हम माइनस में नहीं लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सीधा 2। ओके, और इनका मात्रक अगर आपको लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ऐसा करके लिखते हैं। अगर हमने दूरी इस तरह से लिखनी हो, दूरी लिखनी हो कि कितनी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो लिखा नहीं कि सेंटीमीटर और इंच जो भी है, तो हम लिखेंगे इतनी इकाई दूरी। इकाई या आपकी किताब में कहीं कहीं पे एकक भी लिखा है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, एकक इकाई बात एक ही है। ओके, अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें समझिए। यह है पूरा कार्तीय तल, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब आप देखेंगे कि x और y अक्ष जब काटते हैं तो ये जो पूरा तल है ये 4 भागों में बढ़ जाता है, और इन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ओके। यह है पहला चतुर्थांश, यह है दूसरा चतुर्थांश, यह है तीसरा, और यह है चौथा चतुर्थांश। इस बात का ध्यान रखना, आप कोई भी नंबर नहीं दे सकते, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी 1 नंबर, किसी को भी 2 नंबर बोल दोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे जो भी बिंदु आएगा उसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक, यानी जो भुज और कोटि दोनों प्लस में होते हैं। आप नोटिस करना, जैसे मान लो कि ये बिंदु मुझे लिखना है, तो ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु 2 है, पहले x का लिखते हैं ना, और ये 3 है, तो ये बिंदु 2, 3 है, और आप देखोगे दोनों प्लस में है, तो इसमें भुज कोटि दोनों प्लस में है, x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों प्लस में है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे चतुर्थांश की, तो इसमें x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, x निर्देशांक माइनस में, y निर्देशांक प्लस में। तो आप कोई भी पॉइंट, मान लो कि ये बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ पर आपको बताना है इसके निर्देशांक क्या हैं। तो x क्या है, -5, और y क्या है, 2। तो देखा आपने, पहला माइनस दूसरा प्लस,
यहां पे दोनों माइनस होते हैं। जैसे सी क्या बिंदु था यहां पे? सी था -4 -3, है ना? तो देखा ना आपने, सी -4 -3 दोनों माइनस में है। और जो चौथा चतुर्थांश है उसमें क्या होता है? उसमें प्लस माइनस होता है। ये जैसे ये है, ये देखोगे तो ये x, देखो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x4 y -3। तो देखा आपने, पहला प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और उसका कारण ये है कि देखो x यहां प्लस होता है, तो x यहां प्लस है और यहां माइनस है ना? y ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो बस सिंपल है। तो x इस तरफ दाईं तरफ प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, y ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, इसलिए यहां पर ये चीजें हैं। ओके, तो आपको चतुर्थांश समझ में आ गया, प्लस माइनस कहां पे क्या होता है ये सब समझ में आ गया, बिंदुओं से दूरी, ये सब क्लियर हो गया। और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे तो जो क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं, अगर आप भी एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो आप भी पाएंगे कि आप अब एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। ओके, फिर भी कोई डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके जो और वीडियोस हैं जैसे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।